स्टार्ट होती है लास्ट फिल्म के तुरंत बाद ही। हम देखते हैं उस हमले में ये लोग जान से तो बच गए, मगर उनका शेल्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अभी उन्हें कोई नई जगह ढूंढना होगा छुपने के लिए। वो लोग जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं। इवलिन जाती है उस घर के बेसमेंट में अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन सिलेंडर लाने, जहाँ रीगन जाती है एक टावर के ऊपर अपने नए ठिकाने की खोज में। वो देखती है आसपास और कहाँ आग जल रही है, क्योंकि आग एक सिग्नल है। आग जलने का मतलब है वहाँ कोई जिंदा है। पहले यहाँ आसपास बहुत सारे शेल्टर्स थे। वो लोग हर रात आग जलाकर एक दूसरे तक सिग्नल पहुँचाते थे कि वो लोग जिंदा हैं। लेकिन धीरे धीरे उन सभी पर एलियंस ने हमला कर दिया। अभी बस और 2 ही जगह आग जल रही है। रीगन उनमें से पास वाले शेल्टर में जाने की डिसाइड करती है। अपनी हियरिंग एड, एक रेडियो और माइक्रोफोन को साथ ले जाना नहीं भूलती। यही तो है उनका ब्रह्मास्त्र। वो लोग मैप देखकर आगे चलने लगते हैं। ली का बनाया बालू बिछाए हुए रास्ते को पार करके रेल ट्रैक्स के ऊपर से चलकर टनल्स क्रॉस करके वो लोग फाइनली एक फेंस्ड इलाके में जा पहुंचते हैं। फॉर्चुनेटली अभी तक सब कुछ ठीक ही था, मगर उस फेंस के एक होल से गुजरते वक्त एवलिन का पैर एक वायर को छूता है, जिसे खींचते ही कुछ कांच के बॉटल्स एक साथ नीचे आ गिरते हैं। ये जरूर यहाँ पर रहने वाले लोगों का कोई ट्रैप था, जिससे उन्हें पता चले कोई आ रहा है। प्लान तो बहुत ही अच्छा था उनका, मगर इससे जो आवाज होती है वो एवलिन के लिए खतरा बन जाता है। जैसे कि हमको पता है इन एलियंस को दिखाई नहीं देती, मगर इनके सुनने की काबिलियत लाजवाब है। एवलिन को पता था उनके पास ज्यादा वक्त नहीं, उन पर बहुत जल्द कोई एलियन हमला कर देगा। तो वो सभी को भागने के लिए कहती है और हम किसी और को देखते हैं उनके तरफ बंदूक से निशाना लगाते हुए। तेजी से भागने के कारण वो बेबी भी जाग गया था। जोर जोर से रोने लगा था वो, जिससे सिचुएशन और ज्यादा रिस्की बन चुका था। मार्कस उन्हें रास्ता दिखाने के लिए खुद आगे जाने लगता है और तभी हड़बड़ी में उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। दर्द में वो तड़प उठता है। एवलिन उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश करती है, उसके मुंह पर हाथ रख के उसे समझाने लगती है, मगर मार्कस तब कुछ समझने के हालत में ही नहीं था। बहुत खून बहने लगा था उसके चोट से, तो वो बेचारा रोना बंद ही नहीं कर पा रहा था। और देखते ही देखते एक एलियन आकर हाजिर हो जाता है उनके सामने। रीगन जल्दी से उस बच्चे को बॉक्स में डालती है, अपनी हियरिंग एड को माइक्रोफोन से कनेक्ट करती है और फुल वॉल्यूम में रेडियो ऑन कर देती है। उस एज से जो स्ट्रील नॉइज निकलती है, उससे ये हाइपर सेंसिटिव क्रिएचर वल्नरेबल हो जाते हैं। अपने माथे का अंदरूनी हिस्सा बाहर निकल लाते हैं, जिसका फायदा उठा के एवलिन शूट कर देती है। वैसे तो उनके बुलेट प्रूफ स्किन के लिए हजारों गोली भी कम पड़ सकती थी, मगर इस प्रोसेस में एक गोली ही काफी है। लेकिन ये तो बस एक था। अब एक गोली की आवाज से और भी एलियंस उनके तरफ अट्रैक्टेड हो चुके थे, तो वो लोग जल्दी से मार्कस को ट्रैप से आजाद करते हैं और सामने वाले अबांडन फैक्ट्री में जा पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक आदमी से मदद मिलती है, जो उन्हें रास्ता दिखाकर अपने एयर टाइट बंकर में ले जाता है। इसका नाम है एमेट, ली का पुराना दोस्त। वो उन्हें बचा तो लिया था, मगर उन्हें यहाँ पर रखना नहीं चाहता था। असल में सिचुएशन ने उसे काफी सेल्फिश बना दिया था, बिल्कुल ली का उल्टा। जहाँ ली को लगता था इकट्ठा रहना ही सेफ होगा, वहाँ एमिट को ज्यादा लोग मतलब डेंजर लगता था। वो यहाँ अकेला रहता है, किसी तरह जिंदा रह रहा है वो, तो वो फालतू में रिस्क क्यों ले। हमें पता चलता है वो एमिट ही था जो इतने देर से उन पर निशाना लगा के बैठा था। अभी वो एलियंस को मारने के लिए या फिर ट्रेसपर्सर्स को मारने के लिए, वो तो हमें नहीं पता। शायद एवलिन को देखकर रुक गया होगा, क्योंकि वो ली के परिवार को बहुत अच्छे से पहचानता है। एमेट जब डायरेक्टली उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, तो एवलिन उसे अपने न्यूबॉर्न बेबी को दिखाती है, रिक्वेस्ट करती है उन्हें अलाउ करने के लिए, और फाइनली एमेट मान भी जाता है। हमें और भी पता चलता है कि एमेट के परिवार की मौत हो चुकी है, उसके आंखों के सामने ही, मगर वो ली की तरह बहादुर नहीं था, तो उसने खुद को बचाने का डिसीजन लिया। यह बंकर एयर टाइट था और ऑलमोस्ट साउंड प्रूफ भी। उन्हें सिर्फ दरवाजा लॉक करने से पहले एक कपड़ा रखना था बीच में, जिससे डोर सील्ड ना हो जाए, और बीच बीच में दरवाजा खोलकर अंदर हवा आने देना था। एवलिन उसी बंकर में मार्कस की ट्रीटमेंट करती है। उनके पास कोई प्रॉपर दवाई तो नहीं थी, तो वो उस घाव को अल्कोहल से ही क्लीन करती है और बैंडेज भी कर देती है। मार्कस तो बहुत चिल्लाता है, लेकिन साउंड प्रूफिंग के वजह से कोई भी आवाज बाहर नहीं पहुंची। उसी दिन रीगन और मार्कस को अपने रेडियो पर एक फ्रीक्वेंसी मिलता है, जिस पर एक गाना बज रहा था लगातार, बार बार, बियॉन्ड द सी। ये काफी फेमस गाना था। एमेट कहता है वो पिछले 4 महीनों से ये गाना सुन रहा है, इसका कुछ भी मतलब नहीं बनता, लेकिन रीगन बिलीव नहीं करती।
ये सिग्नल समुद्र के उस पार वाले आइलैंड से आ रहा है। सो इट्स अ क्लू। हो सकता है वहां कोई जिंदा हो, लेकिन एमिट कभी भी वहां जाकर चेक ही नहीं किया और वो इन लोगों को भी मना कर देता है। उसे तो इनफैक्ट ये भी पता था कि पास वाले घर में अबॉर्ड फैमिली रह रहे हैं, मगर वो तो कभी उनके मदद के लिए भी नहीं गया। दूर जाना तो दूर की बात है। बेसिकली वो काफी डरपोक था, लेकिन रीगन उसकी तरह नहीं थी। वो डिसाइड करती है उन लोगों ने इन एलियन से लड़ने का जो तरीका ढूंढ निकाला है उसे बाकी लोगों से शेयर करना होगा। अगर वो अपने हियरिंग एड को इस वाले फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर पाए तो मुसीबत में जो कोई भी इस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करेगा उसे ही ये श्रील नॉइज सुनाई देगी, जिससे वो एलियन से लड़ सकेंगे। रीगन इस प्लान को मार्कस के साथ शेयर करती है। वो चाहती थी मार्कस उसके साथ चले, लेकिन मार्कस उतना ब्रेव नहीं था। वो घायल भी था, तो वो उल्टा अपने माँ को बताने की धमकी देता है। रीगन तब तो चुप हो जाती है, लेकिन वो रुकती नहीं। उसे पता है उनके पिता ली अगर जिंदा होते तो वो भी यही करते। तो उसी दिन रीगन चोरी छुपे निकल पड़ती है उस आइलैंड की तरफ, अकेले। अपने माँ के लिए सिर्फ एक नोट छोड़कर जाती है वो। उसका इरादा तो नेक था, मगर शायद तरीका नहीं। तो एवेलिन एमेट को रिक्वेस्ट करती है रीगन को ढूंढकर वापस लाने के लिए। एमेट पहले तो राजी बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, फिर बहुत मेहनत के बाद उसे मनाने के बाद उसकी इंसानियत जाग उठती है और वो निकल पड़ता है रीगन के खोज में। उधर हम देखते हैं रीगन को सच में ही मदद की जरूरत हो पड़ी है। वो एक ट्रेन में फंस चुकी है जहाँ एक एलियन उसके बिल्कुल पास आ चुका है। रीगन किसी तरह वो साउंड तो एम्पलीफाई कर लेती है, मगर सिंगल हैंडेडली गन को लोड करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। वो एक शॉट मिस भी करती है। इससे वो एलियन और ज्यादा फेरोशियस हो जाता है और उसके तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। पता नहीं अब क्या होगा। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, बट फॉर्चुनेटली ठीक उसी वक्त एमेट आकर उसे बचा लेता है। वो रीगन को घर ले जाने की बात करता है, लेकिन रीगन राजी नहीं होती। वो एमिट को उसके परिवार को लेकर एग्जाम्पल देती है कि अगर उन्हें मदद मिलती तो शायद वो जिंदा होते। अभी उन्हें बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए। बात उसके मॉरलिटी पर आ चुकी थी, तो एमिट मना नहीं कर पाता। उधर एवेलिन को पता चलता है उनके बच्चे का ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुका है। मार्कस के पैर का इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो रहा था, उसके लिए भी दवाई जरूरी थी। तो वो बेबी को मार्कस के हवाले छोड़कर खुद जाती है इन चीजों की अरेंजमेंट करने। भले ही वो प्रॉमिस करती है कि बस कुछ ही घंटे की बात है, वो वापस आ जाएगी, मगर मार्कस अकेले रहने से बहुत ज्यादा डर रहा था। अभी ये लोग 3 ग्रुप में बट चुके थे। फर्स्ट ग्रुप में थे एमेट और रीगन, जिन्हें समुद्र के किनारे एक बोट दिखा था और वो लोग उसी तरफ आगे बढ़ रहे थे। सेकेंड ग्रुप में थी अकेले एवेलिन, जो फार्मेसी पहुंचकर एक एक करके दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा कर रही थी। रास्ते पर उसे वो ब्रिज भी मिलता है जहां उनके छोटे बेटे की मौत हुई थी। वहां उन लोगों ने उसके लिए एक मेमोरियल बनाए थे। अभी वहां ली के पिक्चर्स भी है। मन में दर्द कितना भी क्यों ना हो, एवेलिन के पास तो रोने का वक्त भी नहीं था, तो वो वहां अपनी वेडिंग रिंग छोड़कर फैक्ट्री की तरफ वापस जाने लगती है। अभी थर्ड ग्रुप में था मार्कस उस बेबी के साथ। इनमें से सिर्फ एवेलिन ही सेफली घर पहुंच पाती है, बाकी के सभी किसी ना किसी मुसीबत में फंस चुके थे। जैसे मार्कस, वो टेंशन में चुपचाप बैठ नहीं पा रहा था, तो वो इस फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने लग जाता है। तभी उसे एक स्केलेटन दिखता है जो शायद एमेट के पत्नी का था, जिसकी मौत एमेट के सामने ही किसी बीमारी से हुई थी। उसे देखकर मार्कस इतना डर जाता है कि हड़बड़ी में कुछ चीजों से जाकर टकराता है, जिनके गिरने की आवाज से एक एलियन वहां जा पहुंचता है। मार्कस जल्दी से उस बेबी को बंकर में डालता है, रेडियो को लेता है और खुद उस बंकर में जाकर छुप जाता है। लेकिन हड़बड़ी में फिर से उससे एक गलती हो जाती है। उसने कपड़ा डालना भूल गया था, जिस वजह से ये एयर टाइट बंकर कंप्लीटली लॉक्ड हो चुका था। एलियन से तो वो बच गया था, मगर ऑक्सीजन के कमी के वजह से वो उसी बंकर में बेहोश हो गया था। उधर फैक्ट्री के पास आते ही एवेलिन को इन एलियंस की आवाज सुनाई देती। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए गोली चलाती है, जिसके आवाज से जैसे ही वो एलियन उसके तरफ आ जाता है, एवेलिन वहां पर पड़े डीजल पर शूट कर देती है। उस एलियन के चारों तरफ आग जल जाती है। इससे उस क्रिएचर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन फायर अलार्म वाटर स्प्रिंकलर से तेजी से पानी गिरने लग जाता है। इस आवाज के पीछे छुपकर एवेलिन फाइनली अपने बच्चों के पास जा पहुंचती है। बंकर खोलकर अंदर जाती है, लेकिन कपड़ा डालना नहीं भूलती, क्योंकि माँ को सब याद रहता है। उधर एमेट और रीगन जब बोट के पास जा पहुंचते हैं, उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। शायद सिचुएशन ने उन्हें भी सेल्फिश बना दिया था। वो रीगन को अपने साथ कहीं ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर एमेट ऐसा होने नहीं देता।
वो रीगन को इशारा करता है पानी में छलांग लगाने के लिए और खुद उन आदमियों पर हमला कर देता है। एक आदमी को चाकू मारकर मजबूर कर देता है चिल्लाने के लिए, जिससे वहां पर बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं और सभी को मार डालते हैं। एमेट पर भी हमला होता है, लेकिन वो पानी में कूद जाता है और उसके पीछे जो भी एलियंस आए थे उन सभी की मौत पानी में हो जाती है, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता। एमेट ने इन सब के बीच रीगन की हियरिंग एड को संभाल रखा था, जिसके साथ वो लोग उस आइलैंड पर जा पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। वो लोग देखते हैं यहाँ पर लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस आइलैंड के लीडर से मिलकर उन्हें पता चलता है कि जब नेशनल गार्ड को इस एलियन इन्वेजन के बारे में पता चला, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये क्रिएचर्स तैर नहीं पाते, तो उन्होंने लोगों को इस आइलैंड पर भेजना शुरू किया बोट से। तब यहाँ पर 12 बोट्स थे, लेकिन सभी को पहले पहुंचना था, तो उनमें लड़ाई शुरू हो गई। वो लोग भूल गए कि यहाँ पर आवाज करना मना है। उनकी आवाज ही उनकी जान ले ली। सिर्फ 2 बोट्स ही लोगों के साथ आइलैंड तक पहुंच पाए। उसके बाद से यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। इन लोगों ने इंटेंशनली उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑन रखा, जिससे लोग समझ पाए उनके क्लू को, ठीक जैसे रीगन समझ पाई थी। एमेट इस लीडर को रीगन का प्लान समझाता है और वो मान भी जाता है। उस रात उन्हें बहुत चैन की नींद आती है, लेकिन नेक्स्ट सुबह ही एमेट को पता चलता है कि कल रात सिर्फ वो ही इस आइलैंड पर नहीं आए, साथ में शायद एक एलियन को भी लाए हैं। असल में कल उन्हें जो एलियंस ने चेस किया था, उनमें से एक बोट पर चढ़ के बच गया था। आज सुबह पानी के बहाव से वो बोट इस आइलैंड पर आ पहुंचा है, साथ में उस क्रिएचर को भी लाया है। उसी वक्त एमेट भागता है सबको अलर्ट करने के लिए, मगर ये एलियन उससे कई गुना फास्ट है। वो तब तक बहुत सारे लोगों को मार चुका था। चारों तरफ फिर से एक बार मौत का तांडव शुरू हो चुका था। इसी कियोस्क के बीच वो लीडर जैसे तैसे अपने बच्चों को एक क्लोजेट में बंद करते हैं और रीगन एमेट के साथ उस रेडियो टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन टावर के सामने पहुंचते ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे क्या करना चाहिए। जब उनके पास गंवाने लायक 1 मिनट भी नहीं बचा था, तब वो सोचने लगते हैं कि उसे अपने बच्चे के पास जाना चाहिए या फिर इन लोगों की मदद करनी चाहिए। इसका फल भी उन्हें ही मिलता है। उनके गाड़ी का पीछा करते करते वो एलियन इस टावर तक पहुंच चुका था। वो इस लीडर को खींचकर बाहर निकालता है और जान से मार डालता है। रीगन और एमेट किसी तरह से तो जान से बच गए थे, मगर उनका काम और भी ज्यादा रिस्की बन चुका था। उन्हें हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि वो एलियन भी उनके साथ साथ ही चल रहा था। वो लोग गिरते पड़ते स्टूडियो में जा पहुंचते हैं, लेकिन उस दरवाजे को खोलते ही एक आवाज होती है, जिससे वो एलियन अलर्ट हो जाता है। वो रीगन की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसे बचाने के लिए एमेट बीच में आ जाता है। वो एलियन उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है, फिर भी वो नहीं भागता। रीगन जल्दी से अपना हियरिंग एड ऑन करती है, जिसकी आवाज से उस एलियन को तकलीफ होने लगती है, लेकिन ये आवाज उसे भगाने के लिए काफी नहीं थी। तो रीगन जल्दी से अपनी हियरिंग एड को रेडियो के माइक्रोफोन से कनेक्ट कर देती है और उसे ऑन ईयर प्ले कर देती है, जिससे यह पूरा स्टूडियो स्ट्रील वॉइस से कांप उठता है। उस एलियन की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो बिल्कुल ही डिसओरिएंटेड हो चुका था। उसके माथे का अंदरूनी हिस्सा फिर से एक बार बाहर निकल आया था। रीगन इसी मौके का फायदा उठाती है और एक आयरन पोल से बार बार वार करके उस क्रीचर को मार डालती है। उधर एट द सेम टाइम एवेलिन बंकर से बाहर निकलती है दवाई लेने, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि तब भी एक एलियन वहां पर रह गया था। वो एवेलिन पर हमला कर देता है। ठीक उसी समय मार्कस को रेडियो से वो नॉइज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि उसकी बहन अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। मार्कस जल्दी से अपने रेडियो को फुल वॉल्यूम में चला देता है, जिसका असर इस वाले एलियन पर भी सेम होता है। ये एलियन भी इस आवाज के सामने वीक पड़ जाता है, जिसका फायदा उठाकर मार्कस अपने माँ के बंदूक से उसे शूट कर देता है। ये स्टेप उसके कैरेक्टर का एक ह्यूज ट्रांजिशन पॉइंट था। पहले पार्ट का वो डरपोक लड़का फाइनली अपने डर पर काबू करना सीख लिया है। वो बिल्कुल रीगन की तरह बहादुर बन चुका है। अब ये तो होना ही था। फर्स्ट पार्ट में जैसे उनके पेरेंट्स ने मिलकर उनकी जान बचाई थी, इस पार्ट में सारी जिम्मेदारी इन बच्चों ने अपने ऊपर ले ली। इधर रीगन एमेट की जान बचाई और उधर मार्कस ने अपने माँ की। इसके बाद रीगन अपनी हियरिंग एड को वहीं पर छोड़ देती है, जिससे बाकी के लोग भी इसका लाभ उठा सके। ऑफ कोर्स सभी तो नहीं, मगर कुछ स्मार्ट लोग जरूर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे नहीं पता इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा या नहीं, लेकिन अगर बना तो आई एम श्योर ये तो बच्चे ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं।
गाइस ऑनेस्टली मुझे ये फिल्म फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा पसंद आई। जहाँ फर्स्ट पार्ट में सर्वाइवल के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, वहाँ इस पार्ट में एक्शन फेस टू फेस है। इन लोगों ने सिर्फ खतरे का सामना करना ही नहीं सीखा, बल्कि ऑन अ लार्ज स्केल उन्हें खत्म करने का रास्ता भी ढूंढ निकाला। ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है गाइस। आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।